guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली वीडियो लेकर के। और आज की धुकुर धुकुर वाली वीडियो ऑब्वियसली आपने टाइटल एंड थंबनेल से देख ही लिया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। जी हाँ, हॉन्टेड स्कूल से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। और हॉन्टेड स्कूल एक ऐसा टॉपिक है ना जिसका क्रेज आप लोगों में कभी कम हो ही नहीं सकता है। एंड दूसरा रीजन जिसके कारण ये वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है, पूछो क्या? तो सुनो, आज के जिस हॉन्टेड स्कूल के बारे में हम लोग कहानी सुनाने वाले हैं ना, उस स्कूल से मेरा एंड रानी का ताल्लुकात रह चुका है। अब ये भी पूछो कैसे? तो सुनो, मेरे बैच वालों का एंड रानी के बैच वालों का 10th बोर्ड का सेंटर उसी स्कूल में पड़ा था। लाइक सीरियसली रानी, जब हम लोग बैठ करके उस हॉन्टेड स्कूल में अपना बोर्ड्स का एग्जाम देते थे तो क्या कभी हमने सोचा था कि ये एक भूतिया स्कूल है? अगर मेरे को थोड़ा भी आइडिया होता ना, हम कभी भी उस स्कूल में अकेले वॉशरूम नहीं जाते। खैर बला टली, अभी हम लोग बिल्कुल सेफ है एंड हमने तो कभी भी उस स्कूल में ऐसा कुछ फील नहीं किया था। लेकिन फिर भी दोस्तों, जिसने उस स्कूल का नाम गेस कर लिया है ना, प्लीज कमेंट सेक्शन में नाम मत लिखना, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं ना कि किसी के भी स्कूल की रेप्यूटेशन खराब हो। खैर अब ज्यादा इसको डिले नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली है ना, ऐसी हॉन्टेड स्कूल की वीडियो ना आपने कभी पहले सुनी होगी और ना फ्यूचर में सुनने वाले हो। तो रानी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपनी सीट की पेटी कस के बांध लो। और आज ना थोड़ा कस के बांधना जरूरी है, क्योंकि इतने दिनों बाद अगर हम लोग कोई भी भूतिया कहानी लेके आए हैं ना, तो आप लोगों का कलेजा डबल धुकुर धुकुर करवा के ही दम लेंगे। और ना आप लोगों को एक हिंट्स दे देते हैं, जैसा कि हम लोग का स्कूल मिशन स्कूल था, इसलिए हमारा जो सेंटर था ना वो भी मिशन स्कूल में ही पड़ा था। और ऐसा जो मिशन स्कूल की भूतिया घटनाएं होती है ना, वो बहुत ज्यादा डरावनी होती है। आप लोग मानो सीरियसली मानो। तो दीदी, सबसे पहले इन लोगों को बता दो क्या करना है। सीट की पेटी कस के बांध लेनी है, कान में ईयरफोन डाल के ना रूम की लाइट्स ऑफ कर लो। और सीरियसली आज मेरे को डर बहुत ज्यादा लग रहा है, तो दीदी जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी आज की जो कहानी है ना, वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। पर ये जो घटना है ना, ये हमारी सब्सक्राइबर की आप बीती नहीं है, बल्कि उनकी बड़ी बहन की कहानी है। तो रानी, परंपरा के हिसाब से सबसे पहले हम लोग उनकी बड़ी बहन का नामकरण कर देते हैं। तो चलो, आज उनका नाम हम लोग रख देते हैं रूपम। तो बात लगभग 2008 की है, जब रूपम दीदी क्लास 10th में गई थी। और आपको तो पता ही होगा, जिन लोगों ने 10th बोर्ड की परीक्षा दे ली होगी, कि बोर्ड्स के एग्जाम के टाइम कितना ज्यादा पढ़ाई लिखाई के लिए जोश बढ़ जाता है। तो रूपम दीदी भी ना काफी ज्यादा जोरों शोरों से अपने 10th की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, और वो रेगुलर स्कूल भी जाया करती थी। हालांकि देखा जाए तो रूपम दीदी ना बचपन से ही क्लास 1 से उसी स्कूल की स्टूडेंट रही थी, पर अभी तक ना उस स्कूल में उनके साथ कुछ भी वियर्ड घटनाएं नहीं घटी थी। पर बचे खुचे एक साल में उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है ना दोस्तों, कि आपको क्या ही बताए, वो तो आपको कहानी में आगे पता चलेगा। तो देखो, एक दिन की बात है, होता क्या है ना, क्लासेस चल रहे होते हैं और उसी बीच ना रूपम दीदी को वॉशरूम जाना होता है। वो अपनी टीचर से परमिशन लेकर के वॉशरूम जाती है और ठीक ठाक वॉशरूम से अकेले आ भी जाती है। ध्यान देना यहाँ पर एक चीज, कि वो अकेले वॉशरूम गई थी, किसी के साथ नहीं गई थी। पर जैसे ही वो अपने क्लासरूम में लौटती है ना, उनको बहुत ज्यादा अनईजी फील होने लगता है और उनको ना अपनी तबीयत भी ठीक नहीं लगती है। कुछ देर के बाद ना उनका सर भी घूमने लगता है। तो वो क्या करती है, अपने जगह पे खड़े होकर टीचर को बोलती है कि टीचर, क्या मैं कुछ देर के लिए हेड डाउन कर लूं, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो टीचर ने बोला कि हाँ ठीक है, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। लेकिन जैसे ही रूपम दीदी बेंच पर बैठती है और हेड डाउन करने लगती है ना, अचानक से वो बेहोश होती है और जमीन पे जोर से गिर जाती है। ये देखते ही ना क्लास में हड़कंप मच जाती है। सभी लड़कियों के बीच में हो जाता है कि अरे इसको क्या हुआ, इसको क्या हुआ। और रूपम दी के चारों ओर ना भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उसके बाद क्लास की टीचर क्या करती है, रूपम दीदी को उठा करके स्टाफ रूम में ले जाती है। वहां पर उनके पेरेंट को इन्फॉर्म किया जाता है और कुछ देर के बाद उनके घर वाले आते हैं और घर वालों को ये
बताया जाता है कि रूपम की स्कूल में अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी और घर वाले उनको वहां से ले जाते हैं और उसके बाद ले जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं। पर डॉक्टर देखने के बाद क्या बोलते हैं ना कि नहीं, ऐसा रूपम को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जरूर थकावट हो गई होगी या फिर कमजोरी हो गई होगी। पर वहाँ पर डॉक्टर कुछ वीकनेस की दवाइयाँ देके रूपम दी को घर तो भेज देते हैं। पर घर आने के बाद से ना रूपम दीदी के साथ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं स्टार्ट हो जाती है ना कि आप लोग बिलीव भी नहीं करोगे। उस दिन तो रूपम दी का दिन पूरा रेस्ट करते हुए ही निकल जाता है। पर जैसी रात होती है और रात के 12:30-1 बजने लगते हैं, उसी बीच में ना अब रूपम दी को ना अचानक से दौरे पड़ने लगते हैं। सबसे पहले तो उन्हें एंजाइटी होने लगता है, उन्हें सांस नहीं आती है और उसके बाद उनका बदन पूरी तरह से ठंडा पड़ जाता है। और सबसे पहले जैसे ही रूपम दी की मम्मी उनके पास आती है, वो क्या बोलती है ना अपनी मम्मी को कि मम्मी तुम किचन में क्या बना रही हो, तब से मेरे को जलने की बदबू आ रही है, कुछ लगता है जैसे कि जल रहा हो। पर यहाँ पर रूपम दी की मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा, किचन तो बंद है। पर यहाँ पर रूपम दी फिर भी बोल रही थी कि नहीं मम्मी, मेरे को ना कुछ जलने का बदबू आ रहा है, कहीं गैस तो ऑन नहीं है। पर यहाँ पर ना अब रूपम दी को ना अचानक से दौरे पड़ने लगते हैं। पर ना यहाँ पर उसकी मम्मी क्या करती है, उन्हें शांत करा के पानी पिला के सुला देती है। अगले दिन भी रूपम दी स्कूल नहीं जाती है क्योंकि अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उनके मम्मी पापा ने क्या सोचा ना कि 1-2 दिन इसे घर में ही रेस्ट करवाते हैं, इसके बाद ये स्कूल जाना स्टार्ट कर देगी। पर अगले दिन भी पूरा दिन तो नॉर्मल बीतता है, पर जैसे ही रात होता है ना वैसे ही रूपम दी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उन्हें तेज बुखार हो जाता है और साथ ही साथ उन्हें फिर से दौरे पड़ने लगते हैं। और जैसा कि पिछली रात भी रूपम दी को ऐसा फील हो रहा था ना कि कोई चीज जल रही है, वैसे ही जलने की बदबू फिर से रूपम दी को आने लगती है। पर अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रूपम दी को हुआ क्या है। फिर अगले दिन ना रूपम दी को दूसरे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, लेकिन फिर भी कोई भी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। 2 दिन तो ऐसे बीत जाते हैं, पर तीसरे दिन से ना अब रूपम दी का जो भी नेचर था ना वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड होने लगता है। ऐसे देखा जाए ना तो रूपम दी ना बहुत ही शांत स्वभाव की थी, सब किसी का कहना मानती थी। पर अब रूपम दी ना ऐसा मानो लग रहा था ना कि कितनी ज्यादा गुस्से में रह रही हो। छोटी छोटी बातों पे ना अब उन्हें गुस्सा आने लगा था। वो अपने से बड़ों को डांट भी दिया करती थी और साथ ही साथ चीजें भी पटक दिया करती थी। पर यहाँ पर अगली रात से ना उन्हें अब दौरे नहीं आ रहे थे। एक ही रात क्या होता है ना, अचानक से रूपम दी की नानी भी उसके साथ उनके घर में रहा करती थी। वो क्या रात में देखती है कि रूपम दी ना खिड़की से बाहर किसी से ना बात कर रही है और बड़बड़ा बड़बड़ा के हंस रही है। पर यहाँ पर जब रूपम दी की नानी ना खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश करती है कि आखिर रूपम दी किससे बात कर रही है, तब उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। पर उन्हें पर्दे पे लगी वो कर्टन में किसी आदमी की परछाई दिखाई देती है। अब यहाँ पर रूपम दी की जो नानी थी ना वहां पर बहुत ज्यादा डर जाती है। वहां पर तो वो रूपम दी को टोकती नहीं है, वो चुपचाप से अपने कमरे में चल जाती है। पर यहाँ पर रूपम दी की नानी को ये पता चल गया था कि रूपम दी के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर ना अब रूपम की नानी कंफर्म होने के लिए क्या करती है ना, एक पंडित के पास जाती है और जा करके सारा दुख बताती है। पंडित जी क्या करते हैं, रूपम दी की नानी को कुछ प्रसाद वगैरह दे देते हैं और बोलते हैं कि चुपचाप से ले जाइए और अपनी बिटिया को खिला दीजिएगा। रूपम दी की नानी सेम वैसे ही करती है, वो घर आती है और रूपम दी को प्रसाद खिला देती है। रूपम दी प्रसाद तो खा लेती है, लेकिन उसके बाद आगे सुनना उनके साथ होता क्या है। रात में रूपम दी को दौरे नहीं आते हैं, लेकिन जब अगली सुबह होती है ना तो रूपम दी जैसे ही सो करके उठती है, वो अपने बेड पर क्या देखती है ना कि उनके बाल सर से अलग होकर के तकिए के बगल में पड़े हुए हैं। वो ना ये देख करके डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रूपम दी के चिल्लाने की आवाज सुनकर के घर के सारे लोग उनके पास इकट्ठा होते हैं और पता है बाकी के घर वाले क्या नोटिस करते हैं कि बाल तो बेड पर है ही, लेकिन साथ ही साथ ना रूपम दी के गाल पे लग रहा था ना कि किसी ने जोरदार तमाचा मारा है। तमाचा मारने के बाद गाल पर जो छाप पड़ जाती है ना वो निशान थे। उसके बाद उनके कपड़ों को जब हटाया गया ना तो हाथ पर भी लग रहा था किसी ने जोर से पकड़ा है, उसके निशान थे।
पीठ पर मारने के निशान थे। यहाँ पर ना घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की के साथ हो क्या रहा है। उन्हें फिर से डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर यहाँ पर क्या बोलते हैं ना रूपम दी को कि बेटा तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम है तो हमें बताओ। तो रूपम दी बोलती है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। फिर डॉक्टर ने बोला कि क्या घर में तुम्हें कोई पिटाई करता है? तो रूपम दी ने बोला कि नहीं नहीं, मेरे घर वाले तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। उसके बाद काफी देर रूपम दी की काउंसलिंग चलती है और फाइनल कंक्लूजन पता है क्या निकाला जाता है? डॉक्टर इस नतीजे पे पहुंचते हैं ना कि शायद रूपम दी को कुछ दिमागी बीमारी है और वो खुद को हार्म कर रही है, वो खुद के बाल नोच रही है, क्योंकि बाल के साथ साथ ना उनके स्कैल्प पर ब्लड भी था। मतलब वो बाल काटे नहीं गए थे, वो बाल लिटरली नोचे गए थे और रूपम दी खुद को ही मार के खुद को हार्म कर रही है। अब घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये कौन सी बीमारी है। उसके बाद ना घर वाले रूपम दी पर काफी ज्यादा नजर भी रखने लग गए थे। उसी पल के बाद से अगली रात क्या होता है ना, फिर से नानी जी रूपम दी को वो प्रसाद खिलाती है एंड प्रसाद खिलाने के बाद अगेन रूपम दी के साथ वही चीजें होती है। सुबह जब वो उठती है ना, उनके और भी ज्यादा बाल तकिए पर थे और भी ज्यादा ना मारने के निशान उनके शरीर पर थे। यहाँ पर किसी को भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर रूपम के साथ हो भी रहा है तो क्या हो रहा है। पर यहाँ पर नानी जी को एक बात तो समझ में आ गई थी कि जब जब रूपम दी को वो पंडित जी का दिया हुआ प्रसाद खिलाती थी ना, तब तब रूपम दी के साथ कोई ना कोई नुकसान होता था। वो ना ये बात लेके जल्दी से पंडित जी के पास जाती है और रूपम दी का सारा सिचुएशन उन्हें बताती है। पंडित जी जैसे ही रूपम दी के बारे में सुनते हैं ना, और ये भी सुनते हैं कि उनके प्रसाद देने के बाद आखिर रूपम दी के साथ क्या हो रहा है, इसके बाद वो बोलते हैं सीधे नानी जी को कि आपकी बेटी पे ना बहुत ही बुरी आत्मा का साया है, जिसको कंट्रोल कर पाना मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर हम कुछ भी आपको देंगे ना उस आत्मा को भगाने के लिए, वो आत्मा आपकी बेटी को ही नुकसान पहुंचाएगी, इनफैक्ट उसकी जान भी ले सकती है। ये सुनने के बाद ना रूपम दी की जो नानी जी थी ना, वो काफी ज्यादा डर जाती है। वो पंडित जी के पास नहीं जाती है, लेकिन फिर भी अब नानी जी ना ऐसे खाली हाथ बैठना भी नहीं चाहती थी। वो बहुत पता करवाती है कि आखिर रूपम दी के साथ जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसका इलाज कहाँ मिले। फिर सुनने सुनाने के बाद ना उन्हें हमारे रांची वाले जानते होंगे, कांटा टोली एरिया है, वहाँ पर नहीं पता कोई मौलवी साहब बैठते थे, उनके बारे में रूपम दी की नानी को पता चलता है और वो तुरंत से जैसे ही पता चलता है ना, तुरंत उनके पास चली जाती है और रूपम दी की सारी हालत ना उन मौलवी साहब को बता देती है। मौलवी साहब जैसी सारी चीजों को सुनते हैं ना, उसके बाद बोलते हैं कि चलो हम आपकी बेटी के पास चलते हैं। पर यहाँ पर नानी जी फिर से डर जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम मौलवी साहब को अपने घर लेके जाएंगे ना, तो नहीं पता वो बुरी शक्ति ना फिर मेरी बेटी के साथ क्या करेंगी। लेकिन यहाँ पर मौलवी साहब रूपम जी की नानी जी को ना दिलासा देते और बोलते हैं कि वो आत्मा आपकी बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसके बाद ना वो चुपचाप से रूपम दी की नानी को बोलते हैं कि आप घर जाइए, हम इस फलाना समय ना आपके घर आएंगे और उस टाइम ना आप अपनी बेटी को अपने घर रखिएगा। इसके बाद जैसे ही मौलवी साहब रूपम दी के घर जाते हैं ना, उसके बाद ऐसी ऐसी राजों का पता चलता है ना कि आपको भी भरोसा नहीं होगा। मौलवी साहब जैसे ही रूपम दी के घर में एंटर करते हैं ना, घर में घुसते ही वो भांप लेते हैं कि इस घर में ना कोई बहुत ताकतवर नेगेटिव एनर्जी है। वो नानी जी को बोलते हैं कि एक काम करिए, अपनी बिटिया को मेरे सामने ला करके बिठा दीजिए। जब नानी जी रूपम दी को अपने साथ ला रही थी ना मौलवी साहब से मिलाने, पहले तो रूपम दी ने आने से मना कर दिया। जोर जबरदस्ती करके उन्हें पकड़ करके लाया गया और कुर्सी पर बिठाया गया। पहले तो मौलवी साहब ने जितने भी क्वेश्चंस रूपम दी से किए ना, रूपम दी ने अच्छे से आंसर कर दिया और मौलवी साहब ने पूछा भी कि देखो बेटा, अगर तुम्हारे साथ कोई परेशानी है मेरे साथ शेयर करो। रूपम दी ने बोला कि नहीं मौलवी साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे साथ कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद मौलवी साहब क्या करते हैं ना, रूपम दी के पास जा करके उनके सर को सहला करके जहां से बाल निकला था ना, उस पोर्शन पे हाथ फेर करके बोलते हैं तो फिर ये क्या है। जैसे ही मौलवी साहब अपना हाथ रूपम दी के घाव पर रखते हैं ना, वैसे ही ना रूपम दी को वापस से दौरे आने लगते हैं और वो कुर्सी से नीचे गिर जाती है और ऐसे छटपटाती है ना मानो कि उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ गया है। और इसके बाद
रूपम दीदी का वो रूप देखने को मिलता है ना जो घर वालों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। यहाँ पर हमारी सब्सक्राइबर बताती है ना कि रूपम दी की ना बोली ही चेंज हो गई थी। ऐसा नहीं था कि वो किसी और के आवाज में बोल रही थी, रूपम दीदी की ही आवाज थी, पर वो बहुत ज्यादा भारी और बहुत ज्यादा डरावनी हो गई थी। अब देखो यहाँ पर ना मौलवी साहब और रूपम दीदी के शरीर के अंदर बसी हुई आत्मा में क्या बात होती है। मौलवी साहब ना आत्मा से सीधे सीधे बोलते हैं कि सच सच बता दे, तेरे को जितना भी खिलवाड़ करना था तुमने कर लिया, अगर अभी अपनी सच्चाई नहीं बताएगा ना तो तेरे साथ बहुत बुरा कुछ होने वाला है। तो वहां पर वो आत्मा क्या बताता है, वो बोलता है ना कि इस लड़की को मैंने स्कूल के बाथरूम में देखा था और वहां पर ये लड़की मुझे बहुत पसंद आई थी और तब से मैंने इसको फॉलो किया। अब देखो मेन स्टोरी ना हम लोग आपको बताते हैं। दोपहर में जब रूपम दीदी अकेले वॉशरूम गई हुई थी ना तो वॉशरूम के पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ था और उसी पेड़ पर ये नेगेटिव एनर्जी रहा करता था और उसने बाथरूम के वेंटिलेटर से रूपम दीदी को ना नेकेड देखा होगा, मे बी उस हालत में देखा होगा और वो देखने के बाद वो रूपम दीदी से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गया और उसके बाद ही वो रूपम दीदी के शरीर पर हावी हो गया था, जिस कारण से वो स्कूल में बेहोश हो गई थी। अच्छा यहाँ पर देखो रूपम दीदी को ना कुछ भी नहीं याद रहता है। मौलवी साहब से बातचीत करने के दौरान ही क्या होता है ना, अचानक से रूपम दीदी बेहोश हो जाती है और वो जब होश में आती है ना तो उनके शरीर में कोई भी आत्मा नहीं रहती है। वो नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा चालाक थी या फिर आप कह लो कि इतनी ज्यादा डरपोक थी ना, या मे भी मौलवी साहब के ताकत का अंदाजा उसको लग गया होगा। थोड़ी सी बात बताने के बाद वो नेगेटिव एनर्जी वहां से भाग जाती है। लेकिन जब रूपम दीदी होश में आती है ना तो उनको बीच में तो जो भी हुआ था कुछ याद नहीं था, पर रूपम दीदी ने भी कुछ ऐसे खुलासे किए थे ना जो कि आप लोगों को रानी बताएगी। यहाँ पर अब रूपम दी की साइड से ना अब आप लोग स्टोरी सुनो। अब रूपम दी क्या बताती है ना कि स्कूल में उन्हें लास्ट यही तक याद है कि वो बेहोश हुई थी, उसके बाद वो घर आई थी, पर घर आने के बाद वो रात में जब सो रही थी ना, जब उन्हें दौरे पड़ते थे तब वो क्या देखती थी ना कि उनके सपने में ना एक आदमी जिसकी उम्र करीब 30-35 होगी वो उन्हें दिखाई दे रहा है और उन्हें वो देख के ना बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा है और उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ना रूपम दीदी ने एक और चीज बताया था रानी कि वो जो इंसान था ना वो आधा जला हुआ था, उसका फेस आधा जला हुआ था, जिस कारण से जब भी वो रूपम दीदी के सामने आता था या कांटेक्ट करने की कोशिश करता था ना, रूपम दीदी को जले हुए फ्लैश की स्मेल आती थी। यहाँ पर जब 2 दिन रूपम दी को दौरे पड़ते थे ना, उस टाइम पे ना वो आदमी रूपम दी के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, पर रूपम दी उनके साथ कांटेक्ट नहीं बना पा रही थी। पर तीसरे दिन जब रूपम दी की नानी उन्हें खिड़की के बाहर किसी से बड़बड़ाते हुए देखी थी ना, उस टाइम ना वो आदमी जिसका फेस आधा जला हुआ था ना, वो उनको अपने आंखों के सामने दिखाई दिया और उसके बाद वो रूपम दी को बोलता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। जब से हम तुमको स्कूल में देखे हैं ना, तब से तुम मेरे को बहुत ही ज्यादा सुंदर लगी हो, इसलिए क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगी ना तो हम तुमसे शादी भी करेंगे और हमेशा तुमको खुश भी रखेंगे। यहाँ पर रूपम दीदी क्या बताती है ना मौलवी साहब को कि कायदे से तो उन्हें डरना चाहिए था ऐसे आधा फेस जला हुआ इंसान को देख करके, लेकिन जब वो अपने सामने से वैसा इंसान को देखती है ना, उस वक्त उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है और उन्हें ना वो इंसान बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और रूपम दी भी उससे बात करना चाहती है। और रूपम दी भी क्या बोलती है ना कि हाँ ठीक है, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो, हम लोग दोस्ती करेंगे, लेकिन जब भी बात करना हो ना मेरे को रात में ही मिलना, दिन में मेरे साथ मत आना। और हमेशा वो इंसान ना रात में ही आकर के रूपम दी से बात भी करता था। रूपम दी के अकॉर्डिंग ना उस एनर्जी ने उन्हें इतनी बुरी तरीके से हिप्नोटाइज कर दिया था ना कि उन्हें समझ में आता था कि यहाँ कुछ
कुछ गड़बड़ है, वो कुछ गलत कर रही है, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उन चीजों पर उनका कुछ भी वश नहीं था। वो चाहती थी कि ये सब चीजें ना वो अपनी मम्मी को बताए। उनके मन का कोई एक ऐसा कॉर्नर था जहां पर उस नेगेटिव एनर्जी की शक्ति हावी नहीं हो पाई थी, पर फिर भी वो ना नहीं बता पाती थी, चाह कर भी कुछ भी नहीं शेयर कर पाती थी। लेकिन जिस दौरान नानी ने उन्हें प्रसाद खिलाया ना, रूपम दी ने आपको पता है क्या बताया कि प्रसाद खाने वाले रात उस नेगेटिव एनर्जी ने ना रूपम दी को बहुत मारा कि तुमने क्यों प्रसाद खाया, और मारते मारते ना उनका बाल भी नोचा, और जो निशान थे ना बॉडी पर और गाल पे, वो नेगेटिव एनर्जी ने रूपम दीदी को मारा था। मतलब आप समझ सकते हो। और मारने पीटने के बाद ना उन्हें इस तरीके से हिप्नोटाइज कर दिया था कि सुबह उठने के बाद रूपम दीदी सब कुछ भूल चुकी थी और उन्हें कुछ भी नहीं याद था। और जब जब रूपम दीदी प्रसाद खाती थी ना, उनके साथ यही सब चीजें होती थी। और कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। आप लोगों को एक बात बताए, रूपम दी के साथ ना वो एनर्जी उनके स्कूल भी हमेशा जाया करता था। इनफैक्ट उनकी हर एक हरकत को नजर भी रखा करता था। रूपम दी को स्कूल में ना वो किसी से बात करने नहीं दिया करता था। अगर कोई भी चीज ना रूपम दी उस एनर्जी के खिलाफ करे ना, तो वो एनर्जी उसे चोट भी पहुंचाती थी। और ना रूपम दी की दोस्त लोग क्या नोटिस करती थी ना, कि हमेशा स्कूल में ना रूपम दी के साथ ना कोई चल रहा है, मतलब वो इंसान नहीं दिखाई देता था, लेकिन हमेशा ऐसा लगता था कि कोई परछाई है जो रूपम दी के बगल में चल रही है। यहाँ पर ना रूपम दी और भी चीजें बताती है। वो बताती है ना कि वो जो इंसान था बहुत नॉर्मल दिखता था, बस उसका चेहरा ही जला हुआ था, नॉर्मल जींस और टी शर्ट डालता था। साथ ही साथ जब जब वो रूपम दी को दिखता था ना, रूपम दी ऐसा हिप्नोटाइज होती थी ना कि दुनिया में उनको लगता था कि उनका कोई भी सगा नहीं है, कोई अपना नहीं है, जो इंसान है वो अब उनके लिए यही है। साथ ही साथ उस इंसान के जाने के बाद ना, मतलब जब भी वो रूपम दी के नजरों से गायब हो जाता था, रूपम दी को होश तो आता था कि नहीं यहाँ पर कुछ गलत है, ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन उनकी जो जुबान थी ना वो बिल्कुल सिल गई थी। मौलवी साहब बताते हैं कि ये जो भी एनर्जी थी ना बहुत ज्यादा भयंकर थी। क्यों वो आधे प्रोसेस में ही सब कुछ छोड़ करके भाग गई, मौलवी साहब को भी समझ नहीं आया, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। अदरवाइज ऐसी एनर्जीज को दूर भगाने के लिए ना बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ता था, और साथ ही साथ अगर वो प्रोसेस होता तो ये ना रूपम दी की बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होता। खैर उसके बाद तो रूपम दी की हिम्मत नहीं हुई ना कि वो उस स्कूल में दोबारा जाए और पढ़ाई करे, इसीलिए उन्होंने ना प्राइवेट बोर्ड दिया और इस स्कूल से तो हाय तौबा कर लिया और दोबारा मुड़ करके ना कभी भी उस स्कूल को नहीं देखा। खैर हमने भी रानी अपने स्कूल टाइम में उस पर्टिकुलर स्कूल के बारे में कुछ कुछ बातें सुनी थी, पर हमने कभी नहीं सोचा था कि उस स्कूल के वॉशरूम के पीछे के पेड़ पर ऐसी एनर्जीज रहती है। एंड आपको सच बता रहे हैं, हम लोगों ने उस स्कूल का वॉशरूम यूज किया है, वहां पर एक पेड़ नहीं है, काफी पेड़ है। मतलब ओह माय गॉड। तो दोस्तों यही थी आज की हॉन्टेड स्कूल की स्टोरी। यहाँ पर जो मनचले आशिक होते हैं ना, वो केवल इंसान के शक्ल में ही नहीं, एनर्जीज के शक्ल में भी रहते हैं, और बाकी के मनचले आशिक तो स्कूल के गेट के बाहर रहते हैं ना। ये मनचला एनर्जी तो पेड़ पर था, वो भी वॉशरूम के पीछे वाले पेड़ पे। आप बताना दोस्तों कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और रानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो यार। और अगर आप लोगों के पास भी ना ऐसी भूतिया स्कूल की स्टोरी होगी ना, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारे ये फेस पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।